जर्नल एंट्रीज की, ठीक है, जर्नल एंट्रीज की, ठीक है। और अगर जर्नल एंट्रीज समझ गए तो काफ़ी कुछ काम तो अपना हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे क्या एंट्री होंगी ये मेनली डायग्राम पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये डायग्राम एक और मैंने बना दिया है, इससे अपन को अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है मटेरियल परचेज्ड। आपने मटेरियल खरीदा है, बताइए क्या एंट्री पास होगी। नॉर्मली क्या जानते हैं आप, नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश, आप नॉर्मली ऐसा कहेंगे, है ना। लेकिन अपन कैश लिख नहीं सकते, वो रियल अकाउंट है और उस अकाउंट की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो हम वो तो लिख नहीं सकते। तो फिर क्या करें, तो फिर हमने क्या करा, यहाँ लिखा, अच्छा एक और बात, मटेरियल को हम क्या कहेंगे, स्टोर, है ना। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर ये अजीब सा नाम कहाँ से आ गया, बताता हूँ। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है, कंट्रोल अकाउंट। तो ऐसा है, ये जो कंट्रोल अकाउंट करके आपको सब दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो आपकी, देखो कॉस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो इन्होंने क्या करा, हर आइटम के साथ कंट्रोल अकाउंट नाम का जो वर्ड है वो उन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। इससे एक और फ़ायदा ये है कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये अलग दिखेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड बिल्कुल अलग दिखेंगे, क्योंकि सबके आगे क्या लगा है, कंट्रोल अकाउंट शब्द आपको लगा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, है ना। तो इसलिए वो लिख देते स्टोर अकाउंट की जगह स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना, ऐसे। तो भाई सबसे पहले आपने माल खरीदा, तो आपकी एंट्री क्या होनी थी, मैंने क्या बताया, आपकी एंट्री होनी थी कुछ इस तरीके से कि रॉ मटेरियल या स्टोर बोल देता हूँ, आप एंट्री क्या करने वाले थे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अगर आपने कैश खरीदा था तो आप टू कैश करते, उधार खरीदती तो आप टू क्रेडिटर करते। अब जो कैश है ये रियल अकाउंट है, क्रेडिटर एक पर्सनल अकाउंट है, अब इनकी तो हमें ज़रूरत है नहीं और ये अकाउंट हम बनाते ही नहीं, तो फिर ऐसे केस में हमने इनकी जगह किसको दी थी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को, ठीक बात है। तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसा इशू आएगा कि पर्सनल या रियल अकाउंट जो फालतू में ओपन हो रहा होगा, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है। तो इसे मैं हटा देता हूँ, पहली एंट्री हमारी खत्म हुई, ठीक बात है। तो आप देख लो ये कैसे हुआ था, सप्लायर से माल आपके पास स्टोर रूम में आया है, तो स्टोर बढ़ गया, ठीक है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अपना गया क्या है, कैश, तो कैश की जगह हमने क्या लिख दिया है, CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। आगे सेकेंड एंट्री क्या है भाई, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, चाहे आपने कैश में खरीदा हो और चाहे आपने उधार में खरीदा हो, क्लियर है ये बात, ओके। कैश खरीदो या उधार खरीदो, एंट्री सेम होगी। फिर है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, आपने माल वापस कर दिया, ठीक बात है। तो एंट्री क्या होगी, अपोजिट एंट्री होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप माल वापस करेंगे तो आपको कैश वापस मिलेगा और स्टोर कम हो जाएगा आपका, क्लियर है बात। मतलब यहाँ से क्या होगा, स्टोर सप्लायर को चला जाएगा और कैश हमको मिल जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना, ठीक है। तो ऐसे केस में आप एंट्री क्या करोगे, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश तो लिखना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है। अभी आपको ये वर्ड ऑड से लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं, ओवर द टाइम आपको नॉर्मल लगेंगे ये, है ना, ठीक है। और टू क्या कम हो गया है, हमारा स्टोर कम हो गया है, तो क्या क्रेडिट करें, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है। तो अगर माल वापस गया तो स्टोर कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया, और कैश आया तो कैश डेबिट लिख नहीं सकते, तो उसकी जगह हमने लिख दिया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है। और आगे चलते हैं, तीसरी एंट्री, तीसरा है मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए आपने क्या करा है, मटेरियल इशू करा है, ठीक बात है। क्या एंट्री पास करेंगे हम, बताइए, यहाँ आ जाइए डायग्राम में, क्या हुआ है देख लीजिए आप, कहाँ गया डायग्राम, ये रहा, है ना। तो इसको हटा देता हूँ, अब बताना आप, स्टोर रूम से माल कहाँ गया है, यहाँ गया है,
कहाँ पर, WIP में। तो ये बढ़ गया, यहाँ माल आया, और स्टोर कम हो गया, ठीक बात है। तो ये बढ़ गया और ये कम हो गया, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जिसके पास माल आया वो बढ़ जाएगा और जहाँ से आया वो क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है साहब, और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ एंट्री पर, क्या लिखे, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP बढ़ गया था, और 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है बात? सॉरी गलत लिख गया, ये कॉस्ट लेजर नहीं, स्टोर लेजर है ना, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है? ठीक है भाई। तो स्टोर कम हो गया तो स्टोर को क्रेडिट कर दिया, WIP बढ़ गया तो WIP को डेबिट कर दिया। डन। फोर्थ, मान लो मटेरियल क्या हो जाए, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम WIP से माल वापस आ गया, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर रूम में माल वापस आ गया, अपन ने फैक्ट्री में भेजा था प्रोडक्शन के लिए, वापस आ गया सब कुछ। तो अब क्या होगा, आप देखो डायग्राम में क्या होगा, यहाँ से माल यहाँ वापस आया है तो स्टोर बढ़ गया होगा और WIP कम हो गया होगा, तो स्टोर डेबिट हो जाएगा, WIP क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको मैं वापस से हटा देता हूँ। डन। देखो तो क्या एंट्री करें भाई, कौन बढ़ गया है, स्टोर है ना, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, SLC स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप पूरा लिखना, अभी पहली बार अपन पढ़ रहे हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है बात? WIP कम हो गया है, स्टोर लेजर बढ़ गया है। ठीक है। फिफ्थ एंट्री, अब क्या है, मटेरियल इशूड फॉर इनडायरेक्ट पर्पस, इनडायरेक्ट पर्पस के लिए मटेरियल इशू किया गया। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसका मतलब अब जो स्टोर रूम से माल इशू हुआ है वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हुआ है, ना कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए हुआ है। ठीक बात है। तो ये तो इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, एक बात तो क्लियर है कि स्टोर कम हुआ है, एक बात तो क्लियर है कि स्टोर कम हुआ है। तो क्या एंट्री पास होना चाहिए, आप बताइए क्या एंट्री होना चाहिए? स्टोर कम हुआ है तो स्टोर तो क्रेडिट होना ही चाहिए। ठीक बात। और डेबिट क्या होना चाहिए? तो चलो आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी माल इनडायरेक्ट इशू होगा तो पहले कहाँ जाएंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड में, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाता है आपका, फैक्ट्री में कहो या WIP में। ठीक बात है। तो इनडायरेक्ट खर्चे पहले कहाँ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। क्लियर है ये बात? ओके। जबकि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट खर्चा कोई भी होगा तो सीधे प्रोडक्शन पर चार्ज होता है। इनडायरेक्ट खर्चों का पूरा टोटल पहले कहाँ आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में, और फिर कहाँ जाता है, WIP में, मतलब प्रोडक्शन के लिए जाता है। ठीक बात है। ओके। तो अब वापस से देखना, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये बढ़ गया, और 2 स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये कम हो गया है ना। डायग्राम देखा था आपने, देखो जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये बढ़ जाएगा और ये जो है अपना स्टोर क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, 6th एंट्री पर आ जाते हैं, और 6th को ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है। 6th एंट्री, मटेरियल नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं अपन, डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक, डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक, या यूं कहो डेफिशिएंसी मतलब लॉस, स्टॉक रखा रखा खराब हो गया, लॉस हुआ है उसको भी, है ना। तो लॉस तो भाई 2 टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है नॉर्मल लॉस और एक तो हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, और ये तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं दोनों ही केसेस में कॉमन क्या है, दोनों ही केसेस में कॉमन क्या है?
कि सर लॉस नॉर्मल रीजन से हुआ हो या एबनॉर्मल रीजन से हुआ हो, एक बात तो क्लियर है कि स्टोर तो कम हुआ ही होगा। भाई स्टोर रूम में आपने बोला कि यार 10,000 रुपये का माल जल गया या 10,000 रुपये का माल गायब है, तो अब चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ हो, नॉर्मल रीजन से हुआ हो या एबनॉर्मल रीजन से, पर कम तो हुआ है ना। तो SLC मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट तो कम हुआ है, तो उसे क्रेडिट होना ही है। अब बात ये कि डेबिट क्या होगा, तो देखना अगर एबनॉर्मल रीजन से हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, CPL डेबिट करेंगे, बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं, कॉस्टिंग P&L डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या कम हुआ है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये कम हुआ है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। तो एक बात तो कंफर्म है कि 2 में क्या लिखूंगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर तो कम हुआ है तो उसको तो मैंने क्रेडिट कर ही दिया। डेबिट क्या करूँ, तो सर आप बताइए अगर नॉर्मल लॉस होता था तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ऐसे तो ट्रीटमेंट ये होता है कि जो बचा हुआ माल होता है उस पर हम चार्ज कर देते हैं। ठीक बात है, जैसे एक एग्जांपल दूं, आप नॉर्मली क्या करते हैं, 100 यूनिट आपने 1,000 रुपये की खरीदी, मान लो 10 यूनिट नॉर्मली लॉस्ट हो गई, नॉर्मल रीजन से खराब हो गई, तो बची 90 यूनिट। तो आप क्या करते हो, ये जो बची हुई 90 यूनिट है उसकी ये पूरी 1,000 रुपये की कॉस्ट आप मान लेते हो, तो पर यूनिट जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा आप नॉर्मली करते आए हो आज तक, पर यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। इनका ये कहना है कि आप एक काम करिए, इस लॉस को मुझे प्रॉपरली अलग से दिखाना है, मतलब बची हुई मटेरियल पर चार्ज करने की बजाय मैं चाहता हूँ कि ये लॉस अलग से दिखे, प्रॉपर अलग नाम से। तो फिर इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिख दिया इसको, बोले आप इसे इनडायरेक्ट पर्पस जैसे मान लो, आप इसे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के नाम से दिखा दो। ठीक है, और चाहो तो नरेशन में क्या लिख दो आप कि यार ये है जो नॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक बात है, तो भाई अगर स्टॉक में डेफिशिएंसी पाई गई, लॉस हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो हमें जानना है कि नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो CPL डेबिट टू SLC हो जाएगा, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा। अगर नॉर्मल रीजन है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। दोनों ही केस में स्टोर तो कम होना ही था। ठीक बात है, अब अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा होगा कि ये कौन सा लॉस है, तो आप कोई भी एक लॉस मानकर एजम्पशन लिख देना। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और 7th एंट्री पर आ जाते हैं। 7th एंट्री है वेजेस के रिगार्डिंग, वेजेस पेड, आपने मजदूरी पे करी। ठीक बात है, तो भाई कोई भी खर्चा जब होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, आप बताइए। खर्चा डेबिट टू कैश है ना, या आउटस्टैंडिंग हो तो आउटस्टैंडिंग, ऐसा कुछ। तो भाई हम क्या एंट्री करें, वेजेस को तो ठीक है, वेजेस लिख देता हूँ मैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये तो मैंने लिख दिया। 2 करके क्या लिखूँ, कैश तो लिख नहीं सकता, तो क्या लिखूँगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक बात है, और सपोज हमने वेजेस पे करी कितनी, सपोज हमने पे करी 10,000 रुपये। ठीक बात है, तो 10,000 डेबिट हो गया, 10,000 क्रेडिट हो गया। ठीक बात है, ओके, सिंपल है। एक और बात, अगली एंट्री, अब बताओ वेजेस 2 टाइप की हो सकती हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो अब लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, टोटल 10,000 है, उसी में से कुछ डायरेक्ट होगी कुछ इनडायरेक्ट होगी। तो डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड ऑन प्रोडक्शन। भाई डायरेक्ट वेजेस तो सीधी प्रोडक्शन पे चार्ज होती है। प्रोडक्शन मतलब हर बार आप प्रोडक्शन लिखूँ, फैक्ट्री लिखूँ, WIP लिखूँ, ये सब एक ही शब्द है। ठीक बात है, अपना जो डायग्राम होता है ना ये वाला, इसमें यही फैक्ट्री है, यही WIP है, यही प्रोडक्शन है, सब कुछ, क्योंकि प्रोडक्शन यही हो रहा है ना। ओके, तो अगर केवल डायरेक्ट वेजेस भी लिखा होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी हम वही करने वाले थे जो मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो देखो हम क्या करने वाले थे, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे WIP कंट्रोल अकाउंट या लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। 2 कहाँ से आए हैं, वेजेस से, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सपोज डायरेक्ट वेजेस थी 10,000 में से 7,000, तो 7,000 डेबिट और ये 7,000 क्रेडिट। ठीक बात है, अब इसको यहाँ से समझ लीजिए, आपका डायरेक्ट वेजेस वाला रूम कहाँ है, चलो ये है वेजेस का रूम। ठीक है, तो वेजेस सपोज थी टोटल 10,000। ठीक है, इस 10,000 में से जो डायरेक्ट थी वो तो चली गई सीधी कहाँ पर, WIP पे, तो WIP बढ़ गया और ये कम हो गया था। ठीक बात है, तो अपन ने क्या करा था, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब अगर वेजेस इनडायरेक्ट पर्पस वाली होगी, मतलब इनडायरेक्ट वेजेस होगी, तो कहाँ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड में, तो ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। ठीक बात है,
समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। चलो तो देखो यहाँ पर ये रहा 9th एंट्री, वेजेस नहीं, यहाँ पर इनडायरेक्ट वेजेस लिखना था, है ना। इनडायरेक्ट वेजेस की एंट्री क्या होगी? इनडायरेक्ट वेजेस क्या लिखेंगे भाई? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक बात है। तो यहाँ आ गया 3000 और यहाँ भी आ गया 3000। अब आप हिसाब चेक कर लो। वेजेस को हमने डेबिट करा था 10,000 से, करा था, वेजेस कंट्रोल अकाउंट 10,000 से डेबिट हुआ था। आप देखो एक बार क्रेडिट हुआ है 7,000 से, एक बार क्रेडिट हुआ है 3,000 से, अल्टीमेटली निल हो गया। तो वैसे भी यार किसी एक्सपेंस का कोई बैलेंस थोड़ी होता है, ये कोई स्टॉक थोड़ी ना है जो उसका बैलेंस बचेगा। तो आप देखना ये सबसे सिंपल आपको दिखाई देगा, ठीक है, पूरा निल हो जाएगा एक तरीके से, है ना। ओके, तो ये हो गया। पहले हम हमेशा काय की एंट्री करेंगे? वेजेस पेड की, टोटल वेजेस पेड की एंट्री होगी। फिर उसमें से जितना डायरेक्ट होगा वो WIP में ट्रांसफर हो जाएगा, और जितना इनडायरेक्ट होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक बात है। तो इस तरीके से वेजेस वाला अकाउंट तो अपना खत्म हो गया। अब और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। ठीक है, डरने वाली बात नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड मतलब कोई भी खर्चा हुआ है, इनकर्ड मतलब होना। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ है। ठीक बात। सर क्या फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या? फैक्ट्री में होने वाला कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा। तो भाई इनडायरेक्ट मटेरियल तो हमने अलग से निपटा दिया, इनडायरेक्ट वेजेस अलग से निपटा दिया। अब इसके अलावा और क्या बचा? जैसे कि रेंट या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, कोई भी और खर्चा हो सकता है, या डेप्रीसिएशन हो सकता है ना। तो कोई भी खर्चा हो सकता है। तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड का खर्चा क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। क्या समझाया था मैंने? भाई खर्चा हुआ है तो खर्चा डेबिट टू कैश होना है। तो खर्चे का नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या लिख दिया? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूंगा? कैश तो लिख नहीं सकता, तो क्या लिखूंगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है ये बात? डन। अब बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट किधर जाता है? डायग्राम याद है आपको? चलो मैं तो दिखाई देता हूँ भाई। फैक्ट्री ओवरहेड किधर जाता है? इधर जाता है WIP में। तो ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सहमत हो आप? ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या एंट्री पास होगी? 11 एंट्री क्या पास होगी? फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर टू WIP। तो WIP बढ़ गया तो क्या एंट्री पास होगी? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट और टू कहाँ कौन आया है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये कम हो गया तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, डन। अब एक और बात है, आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि जब मैं देखो, आप कहीं कहीं में क्या लिख रहा हूँ? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मतलब कहीं पर तो मैं लेजर शब्द यूज़ कर रहा हूँ और कहीं पर नहीं कर रहा हूँ। अब ऑब्जर्व करना, मैं कंट्रोल अकाउंट तो सब हर एक आइटम यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल अकाउंट तो मैं हर एक आइटम यूज़ कर रहा हूँ, पर लेजर कभी यूज़ करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई लॉजिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यूँ समझ लो आप कि जो आपका स्टोर्स है, एक तो ये स्टॉक है, इसके अलावा WIP ये भी स्टॉक होता है, और एक फिनिश गुड। ये तीन जो हैं, ये तीनों की तीनों क्या है? एक तरीके से इन्वेंट्री ही है, स्टॉक ही है। इनके केस में वो क्या करते हैं? लेजर शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इनके केस में पूरा लिखते हैं। जैसे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, देखो आप पढ़ के देखो आप, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना। तो ये जो करते हैं, हालांकि इन्होंने ये बात कहीं पर लिखी नहीं कि हम ऐसा करते हैं, बस यूँ समझ लो कि इन तीनों में वो लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज़ करते हैं। जबकि अब इनके अलावा कोई भी अकाउंट का नाम लिखोगे तो उसमें केवल कंट्रोल अकाउंट दिखाई देगा आपको, है ना। जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, है ना, ऐसे। ठीक है, चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अपनी कौन सी एंट्री हो गई थी? 11th एंट्री हो चुकी थी, है ना। अब तो मेरे हिसाब से आपको एंट्री बनना चाहिए। 12th एंट्री पर अपन आ चुके हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, आपको डायग्राम का फ्लो समझ में आना चाहिए। डायग्राम आप चाहो तो एक बार खुद से बनाकर देख लो, है ना। जिस तरीके से कॉस्ट शीट बनती है उसी फ्लो में डायग्राम बनता है ना। उसी डायग्राम को मैं जर्नल एंट्रीज में बताते जा रहा हूँ। तो 12th एंट्री काय की है भाई? चलो तो डायग्राम में ही चलते हैं। WIP तक सब कुछ आ चुका है। देखो स्टोर यहाँ से WIP में आ गया, स्टोर यहाँ से यहाँ आ गया,
वेजेस यहाँ से यहाँ आ गया, सारी चीज़ें जो ओवरहेड में आनी थी वो भी आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ आ गया। अब क्या होना है, WIP कहाँ जाना है, आगे भेजना है। WIP आगे भेजना है मतलब फिनिश गुड के पास भेजना है। तो फिनिश गुड क्या होगा, बढ़ जाएगा, और WIP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई फैक्ट्री से माल लेकर कर वेयर हाउस में जाएगा तो वेयर हाउस में माल बढ़ जाएगा, वेयर हाउस डेबिट और WIP क्रेडिट, ठीक बात है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चलो देखो, हाँ, तो 12th एंट्री हमारी क्या होनी थी, WIP ट्रांसफर टू फिनिश गुड। तो कौन बढ़ गया, फिनिश गुड। तो फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है, फिनिश गुड बढ़ गया तो उसको डेबिट कर दिया और WIP से ट्रांसफर हो जाता तो वो कम हो गया था, ठीक है। वो तो इनफ्लो आउटफ्लो जैसे चल रहा है, ठीक है। 13 पर आ जाते हैं, तो WIP फिनिश गुड में आ गया। क्या कोई और भी फिनिश गुड में आता है, हाँ सर आपने बताया था, देखो डायग्राम फिर से देखो, ये ऑफिस और एडमिन ओवरहेड भी कहाँ आता है, फिनिश गुड में ही तो आता है। फिनिश गुड की कॉस्ट का पार्ट तो बनता है ओवरहेड, मतलब सॉरी, जो ऑफिस और एडमिन ओवरहेड है वो भी तो कस्टमर से मांगना है, वो भी तो कस्टमर पे चार्ज करना है, तो वो भी तो फिनिश गुड की कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे WIP मतलब फैक्ट्री से जो माल आया है वो वेयर हाउस में रख गया, अब उस पर हम ऑफिस और एडमिन ओवरहेड की कॉस्ट और चार्ज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खर्चा यहाँ भेज दो तो वो खर्चा जुड़ जाएगा, ठीक बात है, डन। तो क्या एंट्री होगी भाई, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, सहमत हुआ। फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बढ़ गया, और ऑफिस एडमिन ओवरहेड क्रेडिट हो जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन सावधान रहें, यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की 2 एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो खर्चे के होने की एंट्री होती है, तो पहले मैं लिखूंगा एडमिन ओवरहेड इनकर्ड, पहले खर्चा होगा, ठीक है। तो खर्चा होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, खर्चा डेबिट टू कैश नॉर्मली, है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश तो लिख नहीं सकता तो क्या लिखूंगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है, ओके। अब 14th एंट्री, एडमिन ओवरहेड ट्रांसफर्ड या चार्ज एक ही बात है, ट्रांसफर्ड टू कहाँ पर, फिनिश गुड अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो आपने देखा जब फैक्ट्री ओवरहेड की बात हुई तब भी मैंने यही करा था, आपको चेक कराता हूँ। देखो फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री, पहले फैक्ट्री ओवरहेड के इनकर होने की एंट्री करी थी, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू CLC, और एडमिन ओवरहेड में क्या करा, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, ठीक है। फिर क्या करा था, फैक्ट्री ओवरहेड को ट्रांसफर करा था WIP में, ठीक है, यही करा था। तो मतलब पहले खर्चे के होने की एंट्री होगी, फिर उसके ट्रांसफर होने की एंट्री होगी। सिमिलरली एडमिन ओवरहेड में भी यही होगा, ठीक है। एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, ये खर्चा के होने की एंट्री हो गई, फिर उसको ट्रांसफर करा तो हमने क्या एंट्री कर दी, फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं, 15 पर आ जाते हैं। अब कौन सी एंट्री होगी, कहाँ पर अपन पहुँच चुके हैं, चलो डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं भाई। तो अब अपन पहुँच चुके हैं कहाँ पर, फिनिश गुड तक आ चुके हैं। अब फिनिश गुड कहाँ आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में। भाई फिनिश गुड पूरा थोड़ी ना बिक जाएगा, तो जितना बिकेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास 50,000 रुपये का माल है फिनिश गुड अकाउंट में, ठीक है। उसमें से आपने, जरूरी तो है नहीं कि पूरा 50,000 बेच दोगे, हो सकता है आप 40,000 का ही माल बेचोगे, तो जितने का माल बेचोगे केवल उसी को कॉस्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं ना अपन। तो 40,000 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में। इसके अलावा जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है ये भी यहाँ आ जाएगा, है ना। इस एरो को मैं हटा देता हूँ, इसको, ये भी यहीं आना है कॉस्ट ऑफ सेल में। मान लो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हुआ 5,000, एक सेकेंड, ये हुआ खर्चा आपका 5,000, ठीक बात है। भाई आप 40,000 का माल बेचोगे तो हो सकता है 5,000 का एडवर्टीजमेंट में खर्चा हो जाए, ठीक है। तो अब देखना कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, एक तरीके से 45,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 का माल बेचने में हमने 5,000 का खर्चा और करा, तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ सेल हुई, जो पूरा माल बेचा उसकी लागत हमें कितनी बढ़ गई, 45,000। तो एक तो फिनिश गुड यहाँ पर आना, इसकी एंट्री हमें करनी है, ठीक बात है। दूसरा हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को भी यहाँ भेजना है, उसकी भी एंट्री करनी है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप जब यहाँ भेजोगे तो पहले उसके खर्चा होने की एंट्री करनी पड़ेगी,
जैसे अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, एडमिन ओवरहेड इनकर्ड की एंट्री करी थी, ऐसी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की भी इनकर्ड की एंट्री करेंगे, है ना। ओके, तो ये काम अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आ जाओ यहाँ पर। ये रहा अपना, अपन बात कर रहे थे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की, तो सेलिंग नहीं, अपन बात कर रहे थे फिनिश गुड ट्रांसफर हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में, तो फिनिश गुड ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, डन। तो भाई फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आना है अभी कॉस्ट ऑफ सेल में, तो पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के इनकर्ड होने की एंट्री होगी, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, पहले ये खर्चा इनकर होगा, तो इनकर होने की एंट्री क्या होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। खर्चा हो गया भाई, टू कैश तो ले नहीं सकते, तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख दिया, है ना। इसके बाद 17th, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है। तो क्या हमने दोनों एंट्री पास कर दी, हाँ सर। पहले खर्चे की होने की एंट्री हुई, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, फिर इसको ट्रांसफर करना है, तो देखो यहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ मैंने क्रेडिट कर दिया और इसको कहाँ भेज दिया, कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है। तो अपन पहुँच चुके हैं कहाँ पर, कॉस्ट ऑफ सेल में। अब कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ जाता था याद करो आप, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, है ना। ये पहले बता देता हूँ, ये यहाँ से ऐसे था, हाँ बताइए कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है कहाँ पर, CPL में, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को कहाँ भेजना है, CPL में भेजना है। चलो तो भेजने की एंट्री क्या होगी, ये बढ़ जाएगा, यह माल आ रहा है और ये कम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम गायब करेंगे, तो कैसे करेंगे, चलो देखो, यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ 18वीं हेडिंग, है ना, 18वीं एंट्री है ये, कॉस्ट ऑफ सेल ट्रांसफर टू CPL, तो CPL डेबिट हो जाएगा और टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। सर आप कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में कंट्रोल अकाउंट या लेजर कंट्रोल अकाउंट शब्द क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि ये कोई ऐसा सच लेजर नहीं है, ये तो बस ऐसा समझ लो आपकी क्लोजिंग लेजर्स हैं, है ना, मतलब क्लोज करने के लिए हमें ये शब्द यूज़ करने पड़ते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो इसलिए इनमें कोई कंट्रोल अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचो ना, कॉस्ट ऑफ सेल को आप कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं आप, वो तो सारे खर्चे जो अलग अलग हैं उनको आप कंट्रोल करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल होगा। भाई कॉस्ट ऑफ सेल इज़ नथिंग बट टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, तो ऑल दी एक्सपेंसेस तुम कम कर लो तो कॉस्ट ऑफ सेल अपने आप हो जाएगा, वो तो सिंपल टोटल है, तो उसको हम कंट्रोल अकाउंट नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, जैसे CPL को डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखो कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं 2 मिनट, है ना। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, ठीक है। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुआ था, 2 बार डेबिट हुआ, ठीक है। अब इसको हमें ट्रांसफ़र करना है CPL में, आप देखो यहाँ पर क्रेडिट हो गया, तो अल्टीमेटली खत्म हो गया और कहाँ चला गया है, CPL में चला गया, है ना। तो CPL बढ़ना था तो CPL डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, है ना। अपन ने तो सीधा ऐसे जमा के रखा है, अगर आपको कभी दिक्कत हो ना तो भाई अपन ने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ गया, CPL में, ठीक है। तो CPL डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, बात खत्म, है ना। जहाँ आया वो डेबिट, जहाँ से आया वो क्रेडिट, इस टाइप से अपन सोच सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई, 19th एंट्री की बात करते हैं। अब हमें एंट्री बनानी है क्या की, सेल्स की, भाई डेबिट में आ गया है। अब देखो भाई कॉस्टिंग पैनल के डेबिट में कॉस्ट ऑफ सेल आ चुकी है। अब समझना 19th वाला पॉइंट, सेल्स की एंट्री क्या होगी। तो भाई सेल की एंट्री नॉर्मली क्या होती है, आप बता दो, सेल की एंट्री क्या होती है। सेल करते तो कैश आता है, ठीक है, उधार करते तो डेटर बनते हैं। तो चाहे डेटर पर्सनल अकाउंट होता है तो आप किसी भी एंगल से सोच लो कि मतलब कैश करो या डेटर कहो, वही बात है ना। तो देखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैश की जगह CLC, ठीक है, और टू क्या करूँगा मैं, सेल्स, ठीक है। तो ये तो जनरल बात है, तो चाहे कैश हो चाहे डेटर हो
कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने लिए। तो अपने लिए अल्टीमेटली ऐसा है कि ना पर्सनल से मतलब है ना रियल से मतलब है। अपन को मतलब ये है कि भाई अगर ऐसा कुछ इशू आएगा तो अपन CLC उसकी जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक बात है, ओके। अब बताओ इसके आगे हमें क्या करना है। सेल्स हो गई, CLC टू सेल्स, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, अब सेल को ट्रांसफ़र करें CPL में, नहीं तो CPL में जाएगी कैसे भाई, ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा ना, तो ट्रांसफ़र की एंट्री पास होगी। तो सेल्स ट्रांसफ़र टू CPL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई थी, क्रेडिट हुई थी। अब इसको हमें भेजना है, तो इसको क्या करेंगे हम, बताइए, आप ही बता दीजिए भाई। सेल्स डेबिट हो जाएगी और टू कहाँ भेज देंगे हम, CPL में। ठीक बात है। तो यहाँ डेबिट हुई, यहाँ क्रेडिट हो, सॉरी यहाँ क्रेडिट हुई थी और यहाँ डेबिट होकर कहाँ चली गई, वो CPL में चली गई। ठीक बात है। या सीधा बोल दो आप, सेल्स CPL में गई, ऐसा है, ठीक है। तो CPL के क्रेडिट में जाती है, ये CPL के क्रेडिट में जाएगी ना, ठीक है। तो सेल्स टू CPL, तो सेल्स सेल देखो आप ही ख़त्म हो गया। तो मैं इस सेल्स को काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ, बताओ कंबाइन एंट्री क्या बची, कंबाइन एंट्री क्या हो जाएगी। सेल कट गया है तो CLC टू CPL कुछ इस तरीके की एंट्री हो जाएगी, है ना। तो मतलब इससे एक और क्लियर होगी बात कि जब अपन ये अपना जो अकाउंट होता है, कहाँ गया, ये रहा, इसमें जो अपन सेल्स लिखते हैं, हकीकत में इसको सेल्स के नाम से नहीं लिखते हैं, इस सेल्स को लिखते हैं CLC के नाम से, ठीक है। ब्रैकेट में भले ही आप सेल्स लिख दो, ठीक है। तो ये भी हो गया भाई। अब क्या करना है, अब क्या बच गया अपना, अब बचा प्रॉफिट या लॉस। ठीक बात है। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री पास होगी, अच्छा प्रॉफिट को भी हम CLC अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। अब कैपिटल नेचर का ही होता है एक तरीके से, तो उसका नेचर तो एक तरीके से पर्सनल जैसे हो गया, है ना। तो अपन ऐसे केस में क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को भी क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं CLC में, है ना। तो देखो भाई क्या करें, कैसे एंट्री पास होगी। यहाँ पर अपन लिखेंगे CPL डेबिट टू CLC, ये हो जाएगी प्रॉफिट के केस में एंट्री। अब प्रॉफिट CPL के डेबिट साइड में ही दिखता है ना भाई, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तभी तो डेबिट साइड प्रॉफिट दिखेगा, है ना। तो देख लो आप, अगर ऐसे देखें तो देखो ये दिख रहा है CLC के नाम से, तो CPL अकाउंट डेबिट टू CLC, है ना। चलो अगर लॉस होता तो क्या एंट्री होती, इसका अपोजिट हो जाता है ना। अगर लॉस होता तो इन केस ऑफ लॉस CLC टू आपका हो जाएगा CPL। ठीक बात है। तो ये तो होगी हमारी जर्नल एंट्रीज, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अपन ने जर्नल एंट्री समझ ली। अब इसके बाद ना मैं ऐसा करता हूँ कि एक क्वेश्चन पूरा करा दूँगा जिसमें जर्नल एंट्री भी होंगी और लेजर भी होंगी, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत अभी इंप्रूव हुई होगी, अभी पूरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अभी पूरी बात ख़त्म हुई ही नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज। आप इनको आराम से एक बार रिकॉल कर लो, कुछ डाउट है तो आप पूछ लो, है ना।